हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बेटा मैं आपका अपना संगम पांडे। बेटा अपने इस चैनल संगम सर बायोलॉजी पर आपकी नीट की जर्नी 2027 को आसान बनाने के लिए एक नई सीरीज के साथ हम लोग अपने इस नए सेशन का आगाज कर रहे हैं। बेटा इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जहां बेटा आपकी नज़र कभी पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बेटा हम लोग इस सीरीज को एक नाम दे रहे हैं बेटा, जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। बेटा इस सीरीज को अलग अलग एपिसोड में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें इनसे एनसीईआरटी के अलग अलग फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। आज हम लोग बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इस सीरीज क्या आप जानते हैं की सीरीज एपिसोड नंबर फर्स्ट पर। बेटा इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन से ईयर में किस साइंटिस्ट ने कौन से काम को किया है। तो चले बेटा हम लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1770 की। बेटा 1770 में जोसेफ प्रीस्टले को याद रखेंगे। जोसेफ प्रीस्टले ने बताया कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर का रोल अपना एसेंशियल होता है। तो ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर एसेंशियल रोल प्ले करती है, इस बात को जोसेफ प्रीस्टले ने बताया। और बेटा उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बेलजार का यूज किया, माइस का यूज किया, कैंडल का यूज किया और बेटा मिंट प्लांट का यूज किया। जोसेफ प्रीस्टले के सेटअप को बेटा जॉन इंजन हाउस ने यूज किया और उसी टाइम ड्यूरेशन में बेटा प्रीस्टले ने ही 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। तो बेटा 1770 को भी जोसेफ प्रीस्टले के लिए याद रखेंगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, 1774 को याद रखेंगे ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे 1831 की। बेटा 1831 को याद करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के लिए। रॉबर्ट ब्राउन बेटा स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे और बेटा इन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को खोजा और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने आर्किड में की। आगे चलकर बेटा इन्होंने ब्राउनियन मोशन के कंसेप्ट को भी दिया। तो 1831 को रॉबर्ट ब्राउन के लिए याद रखेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग 1838 की बात करेंगे। 1838 में बेटा स्लेडन ने सेल थ्योरी को प्रपोज करने के लिए पहले स्टेप पर काम किया। बेटा जो स्लेडन है ये जर्मन बॉटनिस्ट है। बेटा इन्होंने प्लांट पर काम किया और बताया कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड टिश्यूज। और 1839 में बेटा स्वान ने, जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये एनसीईआरटी का नया करेक्शन था कि अब दोनों जर्मन वाले हो गए हैं, पहले अलग अलग थे। बेटा इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पर काम किया और बताया कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी आउटर बाउंड्री बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है और बेटा प्लांट की आउटर बाउंड्री सेल वॉल कहलाती है। और बेटा दोनों लोगों ने मिलकर जिस कंसेप्ट को दिया उसे सेल थ्योरी कहा गया। तो सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड स्वान। और सेल थ्योरी के कुछ हमें ड्रॉबैक भी देखने को मिले हैं, उसे भी याद रखेंगे। अब बेटा हम लोग याद रखेंगे 1855 को। 1855 को रुडॉल्फ वर्चो के लिए याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब था न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसकी जानकारी ना तो बेटा स्लेडन को थी ना स्वान को थी। इसलिए सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक मिला वो था कि हाउ कैन बी न्यू सेल विल बी प्रोड्यूस्ड। अब बेटा रुडोल्फ वर्चो ने बता दिया कि नई सेल पहले वाली सेल के डिवीजन से बनती है। और फिर अगर बात होगी फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी की तो रुडोल्फ वर्चो को याद रखेंगे। सेल थ्योरी की बात होगी तो स्लेडन एंड स्वान को याद रखेंगे। तो 1855 को रुडोल्फ वर्चो के लिए याद रखेंगे। बेटा 1865 को ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए याद रखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अगर आपको याद है बेटा, 7 ईयर तक अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया था। 1856 से लेकर 63 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया और 1665 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कर दिया। पब्लिश किया गया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में और उन्होंने अपने टाइटल को नाम दिया था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी हुई।
तो 1865 को मेंडल के वर्क के पब्लिकेशन के लिए याद रखेंगे। 1866 की बात करी जाएगी। 1866 को याद रखेंगे लैंगडन डाउन के लिए। बेटा लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम को खोजा। लैंगडन डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम को खोजा। अब बताइए जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी के कारण होता है, इंटायर सेक्स चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम एडिशन या डिलीशन होता है। तो बेटा यहाँ 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी अगर मिल जाए तो बेटा ये ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। अगर एक्स्ट्रा अगर अगर ट्राइसोमी ऑटोसोमल होगी तो बेटा हमारे पास याद रखना होगा कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों कंडीशंस मेल और फीमेल में डाउन सिंड्रोम की प्रेजेंस के कारण बेटा 47 देखने को मिलेंगे। 1869 को याद रखेंगे फ्रेडरिक मिक्सचर के लिए। बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर ने पहली बार डीएनए को देखा और उन्होंने बेटा ऐसे एसिडिक सब्सटेंस को न्यूक्लियन कह दिया और इन्होंने फर्स्ट सेल डब्ल्यूबीसी में इसे खोजा था। तो 1869 को फ्रेडरिक मिक्सचर के लिए याद रखेंगे, पहले एसिडिक सब्सटेंस डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट वो उन्हें डीएनए नहीं कह पाए, उन्होंने इन्हें न्यूक्लियन कहा था। बेटा 1891 को याद रखेंगे हैंगिंग के लिए। बेटा हैंगिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया। वो स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट में। उन्होंने देखा कि समवन के पास कुछ प्रेजेंट था और किसके पास नहीं था। यहाँ से बेटा उन्होंने एक्स नॉट पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी और यही से डिस्कवरी हो गई बेटा एक्स बॉडी की, जिसे आगे चलकर उन्होंने एक्स क्रोमोसोम कह दिया। उन्होंने कहा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो मियोसिस होती है, एक स्पर्म के पास कुछ जाता है और एक स्पर्म के पास कुछ नहीं जाता। जिसके पास कुछ जाता है उसे उन्होंने एक्स बॉडी कहा, आगे चलकर इसे एक्स क्रोमोसोम कह दिया। बेटा 1891 को याद रखेंगे डिस्कवरी फॉसिल्स की डिस्कवरी हुई बेटा जावा मैन की, जिसे आपने होमो इरेक्टस कहा। होमो इरेक्टस वो आपकी सीरीज का मेंबर था जो अपराइट मैन कहलाया। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 850 सीसी टू 1100 थी। इनके टीथ बेटा लार्जर थे, हैवी ब्रो ब्रिजेस नजर आती थी, हैवी जाता और प्रोट्रूडिंग फेस था। ये सारी उनकी करेक्टरिस्टिक है। तो 1891 को जावा मैन के फॉसिल्स की डिस्कवरी के लिए याद रखेंगे। 1892 को इवोनोवस्की के लिए याद रखेंगे। बेटा ये रशियन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने टोबैकोमाइसिक वायरस को खोजा था। ये वायरस बैक्टीरिया से छोटा था, इन्होंने बताया। इन्हें फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी भी कहेंगे। 1892 को इवोनोवस्की के लिए याद रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ टीएमवी के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट होगा 1898। बेटा 1898 को कांटेजियम वीवम फ्लूइडियम के लिए याद रखेंगे और ये कंसेप्ट दिया बैजरिंग ने और उन्होंने कहा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो 1898 को बैजरिंग के लिए याद रखेंगे, उन्होंने लैटिन वर्ड में कह दिया बेटा कांटेजियम वीवम फ्लूइडियम। 1898 को कैमिलो गॉल्जी के लिए याद रखेंगे। बेटा कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। इसे हम लोग गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, इसे हम लोग डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, इसे साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ये साइट है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की और ट्रांसपोर्टिंग सीक्रेटिंग प्रोटीन की। तो कैमिलो गॉल्जी को भी 1898 के लिए याद रखेंगे, बैजरिंग को भी 1898 के लिए याद रखेंगे। बैजरिंग ने कांटेजियम वीवम फ्लूइडियम कहा और कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। 1900 को याद रखेंगे बेटा मेंडल की रीडिस्कवरी के लिए 3 अलग अलग नेशंस के साइंटिस्ट बेटा डी वेरिस हॉलैंड से और कार्ल करेंस बेटा जर्मनी से और वान शेमार्क ऑस्ट्रिया से, तीनों लोगों ने मिलकर बेटा 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी की। याद करें 56 टू 63 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए, 65 में पब्लिकेशन हुआ और 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। 1992 को याद रखेंगे शटन एंड बावेरी के लिए। बेटा शटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया और इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम ही कैरियर ऑफ जीन्स होता है। बेटा शटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस के दौरान उसकी स्टडी की
वैसे तो क्रोमोसोम का मूवमेंट बेटा माइटोसिस में भी हुआ और मियोसिस में भी हुआ। यहाँ स्पेशली सटन एंड बावेरी ने मियोसिस में क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी की। तो बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी के लिए सटन एंड बावेरी को याद करेंगे। और बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज हुई 1902 में, और इसे प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट की जोड़ी थी सटन एंड बावेरी। 1905 को याद रखेंगे ब्लैकमैन के लिए। बेटा ब्लैकमैन ने हमें लॉ ऑफ लिफ्टिंग फैक्टर दिया। ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग अगर किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मोर देन वन फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो वो फैक्टर जो सबसे कम होगा बेटा स्लोएस्ट वही उसके रेट को डिफाइन करेगा। इसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा गया। 1905 को याद रखेंगे। 1928 को याद रखेंगे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के लिए। बेटा फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने बेटा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया और अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और माइस का यूज किया। और बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के हमारे पास दो वेरिएंट मिले थे, एक एस फॉर्म मिला और बेटा एक आर फॉर्म मिला, आप जानते हैं। तो ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट के लिए 1928 को याद रखेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे 1937 की। 1937 को याद रखेंगे रामदेव मिश्रा के लिए। बेटा रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहेंगे। इन्होंने पहला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इंडिया में शुरू किया और इन्हें जिस अवार्ड से अवार्ड किया गया इसे संजय गांधी अवार्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहा गया। नीट का फेवरेबल क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। और बेटा इन्होंने पीएचडी की इकोलॉजी में फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी से। तो 1937 में रामदेव मिश्रा के लिए याद रखेंगे, इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहेंगे। इनको अवार्ड होने वाले प्राइज का नाम भी याद रखेंगे, इसे संजय गांधी अवार्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे 1938 की। 1938 को याद रखेंगे सिलोकैंथ फिश, जो बेटा ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के समुद्र में इसे पकड़ा गया। इसे लेटमेरिया कहा गया और बेटा ये लिविंग फॉसिल्स है। इसे हम लोग कंसीडर करते हैं मॉडर्न डे इंसिस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर। बेटा फ्रॉग एंड सैलमेंडर एम्फीबियंस होते हैं। तो बेटा जो एम्फीबियंस है उनके इंसिस्टर्स को आप सिलोकैंथ फिश लेटमेरिया कहेंगे। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। तो 1938 को याद रखेंगे सिलोकैंथ फिश के कॉट के लिए। बेटा 1945 को याद रखेंगे फ्लेमिंग चैन और फ्लोरी के लिए। फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरी ने बेटा जिस पहली एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, जिसे आपने पेनिसिलिन कहा था, इसका फुल पोटेंशियल यूज अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में जो वर्ल्ड वार सेकंड में घायल हुए थे पर किया और इफेक्टिव इफेक्ट देखने को मिला। इनके इस प्रयास के लिए तीनों लोगों को 1945 में बेटा नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। तो नोबेल प्राइज से अवार्डेड फ्लेमिंग एंड चैन फ्लोरी फुल पोटेंशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन 1945। तो 1945 को फ्लेमिंग चैन फ्लोरी को नोबेल प्राइज अवार्ड होने के लिए याद रखेंगे। किस काम के लिए हुआ है इसे भी याद रखेंगे। 1955 को याद करेंगे जेम्स डेवी वाटसन के लिए। बेटा ये अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो पीएचडी की है बेटा वो की है द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। और इन्होंने क्रिक के साथ मिलकर बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को दिया। तो 1955 को जेम्स डेवी वाटसन के लिए याद रखेंगे और इन्होंने पीएचडी ऑब्टेन करी बेटा इफेक्ट ऑफ द हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन और क्रिक के साथ मिलकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को दिया। 1951 को याद रखेंगे इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के इनिशिएशन के लिए। तो 1951 को याद रखें, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनिशिएशन बेटा इंडिया में। 1952 को याद रखेंगे हर्षे चेस के लिए। बेटा हर्षे चेस ने अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया डीएनए का कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद सारी बहस बंद। और अपने इस अनइक्विवोकल प्रूफ देने के लिए बेटा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस को सिलेक्ट किया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराता था। 3 स्टेप में अपने इवेंट को किया और उन्होंने बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज किया और उन्होंने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया। तो हर्षे चेस को याद रखेंगे 1952 के लिए।
बेटा फिर हम लोग 1953 की बात करेंगे। 1953 स्टेनले मिलर के लिए याद करेंगे। स्टेनले मिलर ने ओपेरिन के केमिकल एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया और अपने इस एक्सपेरिमेंट में बेटा उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का यूज किया, वाटर वेपर का यूज किया और बेटा इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बना के दिखा दिया। बेटा जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो उन्होंने अपने इस लास्ट एक्सपेरिमेंट में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को रखकर ओपेरिन के केमिकल एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। 1953 में ही हम लोग वाटसन क्रिक को याद रखेंगे। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में बेटा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया। डीएनए के रिप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड अप्रोच को भी दिया। तो 1953 को वाटसन क्रिक के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन स्कीम को दिया। 1953 में ही हम लोग पैलाडे को याद करेंगे। बेटा जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया राइबोसोम को, इसलिए इन्हें पैलाडे पार्टिकल भी कहेंगे। ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेन स्लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। दो तरह का मिलता है बेटा 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बेटा 70S सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है और 80S उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अकेला सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। सेलुलर सेल ऑर्गेनेलर भी होगा और साइटोप्लाज्मिक भी होगा। तो बेटा 1953 को पैलाडी के लिए याद रखेंगे, पैलाडो को बेटा डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम के लिए याद रखेंगे। 1954 को जीएन रामचंद्रन के लिए याद रखेंगे। बेटा इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर की फाउंडेशन डाली। इन्होंने बेटा दुनिया को ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन दिया। इन्होंने बेटा 1954 में एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचर और इसी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने का कंसेप्ट रामचंद्रन प्लॉट मेंशन किया। तो 1954 को द नेचर नाम की किताब जो जीएन रामचंद्रन ने लिखी, लिखने के लिए याद रखिए क्रिक ने बेटा 1954 में एक्सरे डिफ्रैक्शन पर पीएचडी करी गई और बेटा ये पीएचडी बेटा उनकी कंप्लीट हुई 1954 में और इन्होंने सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट दिया, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्रिक को भी 1954 के लिए सेंट्रल डोगमा कंसेप्ट देने के लिए याद रखें। 1958 को याद रखेंगे मीजल्सन और स्थल के लिए। बेटा मीजल्सन एंड स्थल ने वाटसन एंड क्रिक ने जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन बताया था उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर दिया बाय यूजिंग प्रोकैरियोटिक मशीनरी। बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यूज करके उन्होंने डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन अप्रोच को प्रूव किया। अपने इस काम को करने के लिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ई कोलाई का यूज किया, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया। ठीक 1958 में टेलर ने भी बेटा वाटसन एंड क्रिक के सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, पर बेटा इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यूज किया। तो यूकैरियोटिक मशीनरी का यूज करके टेलर ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और बेटा प्रोकैरियोटिक मशीनरी का यूज करके मीजल्सन एंड स्टन ने हैवी आइसोटॉप का यूज किया और बेटा टेलर ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज किया और उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमोडीन का यूज किया। और बेटा जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को लिया उसे विक्सिया फेबा कहा गया, इसे हम लोग प्यार से फेबा बीन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मीजल्सन एंड स्थल as well as Taylor in 1958। 1960 को याद रखेंगे कैथरीन इशू के लिए और बेटा कैथरीन इशू ने 1960 में बुक लिखी जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट और बेटा इसे ही आपने इनसाइक्लोपीडिया कहा था, इनसाइक्लोपीडिया कहा था। इसी को आपने वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा था।
और बेटा इन्होंने ही बताया था कि कर्लीटावा वायरस स्प्रेड थ्रू फ्लोएम। 1961 को याद रखेंगे मेल्विन केल्विन के लिए। बेटा इन्होंने 1961 में नोबेल प्राइज को अवार्ड किया गया। तो 1961 में मेल्विन केल्विन को अपने कार्बन एसिबलेशन पाथ को बताने के लिए बेटा इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। 1962 को याद रखेंगे बेटा वाटसन, क्रिक और विल्किन बेटा तीनों लोगों को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया 1962। और ये जो प्राइज इन्हें मिला है बेटा डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताने के लिए। 1963 को याद करेंगे बेटा बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को जो ई कोलाई में रिस्ट्रिक्ट हो रही थी, इसे बताने के लिए बेटा 1963 में दो एंजाइम को खोजा गया। ऐसे दो एंजाइम को खोजने के लिए बेटा 1963 में दो साइंटिस्टों की जोड़ी थी। एनसीईआरटी नाम नहीं लेती बेटा, इनका नाम था लिन एंड आर्बर। तो लिन एंड आर्बर की जोड़ी ने 1963 में ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने वाले दो एंजाइम खोजे। पहला एंजाइम था मिथाइलेस, जो ई कोलाई के डीएनए पर मेथिल कोड चढ़ाकर बेटा उनको कटने से बचाता था। दूसरा एंजाइम था जिसमें डीएनए काटने की एबिलिटी थी, इसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह दिया। तो 1963 को आरई की डिस्कवरी और मेथाइलेस की डिस्कवरी के लिए याद रखेंगे। 1969 को याद रखेंगे विटेकर के लिए। बेटा 1969 में विटेकर ने दुनिया को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसी 5 किंगडम पर होल एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन भी। 1971 में बेटा 1971 को याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को 1971 में लीगलाइज किया और बेटा 1971 में ही भी टीओ डाइनर ने वायरवाइड की डिस्कवरी की, जो बेटा नेक्ड आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, विदाउट कैप्सिड होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और हमने देखा कि बेटा ये जो वायरवाइड होता है ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबरस डिसीज को कॉज करता है। तो 1971 को एमटीपी के लीगलाइज्ड होने के लिए और बेटा टीओ डाइनर द्वारा वायरवाइड की डिस्कवरी के लिए याद रखेंगे। 1972 को सिंगर एंड निकोलसन के लिए याद रखेंगे। बेटा सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया, जो बेटा बताता है सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को। तो सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को बताने वाले मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने का क्रेडिट सिंगर एंड निकोलसन का, जिस ईयर में दिया बेटा उसे 1972 करके। 1972 में ही बेटा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और ये जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसे बनाने का क्रेडिट बेटा कोहन और बायर को जाता है। इस पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नेटिव प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया और ये नेटिव प्लाज्मिड बेटा सल्मोनेला टाइफी से निकाला गया। बने हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया था। तो फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोग कोहन एंड बायर को 1972 के लिए याद रखेंगे। 1981 में बेटा यूनाइटेड स्टेट में पहले एड्स पेशेंट को रिपोर्ट किया गया। फिर हम लोग याद करेंगे 1983 के लिए। बेटा 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली को याद करेंगे। बेटा अमेरिकन कंपनी इली लिली ने पहले ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और बनने हुए बेटा इस इंसुलिन का नाम उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन कह दिया। और बेटा इसके लिए उन्होंने ई कोलाई का यूज किया है और वेक्टर प्लाज्मिड का यूज किया है। वेक्टर प्लाज्मिड का यूज किया, उस प्लाज्मिड का नाम भी आप जानते हैं PBR 322। तो इली लिली को ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए 1983 के लिए याद करेंगे। 1990 को याद करेंगे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी के लिए। बेटा ये 4 ईयर गर्ल चाइल्ड को दी गई, नाम था ए डिसिल्वा। बेटा पर्पस था एडीए डेफिशिएंसी के लिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जो एडीए जीन्स होती है बेटा वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर आपको याद आ जाए कि बेटा इस डिफिशियंसी से जो डिसीज देखने को मिली थी उसे आपने SCID कहा था, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज कहा था। बेटा याद रखेंगे 1992 में ही एक
मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा 13 साल का प्रोजेक्ट था, 1990 में शुरू हुआ, 2003 में खत्म हुआ, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट जो है बेटा वो 3 साल बाद उसकी मैपिंग हो पाई, इसलिए 100% कंप्लीशन बेटा 2006 में हुआ। और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो 1990 में दो कामों को याद रखेंगे, एचजीपी की लॉन्चिंग के लिए याद रखेंगे और पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी के लिए याद रखेंगे। 1992 को याद रखेंगे अर्थ समिट के लिए। बेटा ये जो अर्थ समिट थी ये रियो डी जेनेरो में हुई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हुई और कसम खाई गई थी अप्रोप्रिएट मेजर बनाए जाएं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और उनके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए हो, जिससे उसका लाभ सबको मिल सके। बेटा इस समिट में 152 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और बेटा यहाँ से जो ब्लूप्रिंट निकल कर आया उसे हमने एजेंडा 21 कहा। एनसीईआरटी में इस टर्म का कोई जिक्र नहीं, लेकिन नीट ने अपने एग्जाम में बेटा इस एजेंडा 21 को पूछ लिया है, इसलिए यहाँ इसे मेंशन कर दिया है। और इसके बाद बेटा 1997 को याद करेंगे। 1997 को याद करें, पहली ट्रांसजेनिक काऊ के लिए जिसे आपने रोजी कहा है। बेटा ये जो रोजी है तो काऊ, बट इसमें एबिलिटी जनरेट करी ह्यूमन मिल्क प्रोटीन की, और ये जो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन होती है इससे अल्फा लैक्टो एल्बुमिन कहेंगे। और जो ये काऊ है बेटा, मिल्क तो काऊ होगा लेकिन प्रोटीन ह्यूमन मिल्क होगी, और बेटा इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन लैक्टो एल्बुमिन की प्रेजेंस को तय कराया गया। और बेटा 1997 में ही एक अमेरिकन कंपनी है बेटा जिसने बासमती राइस के पेटेंट को गॉट किया, और बेटा इस कंपनी का नाम था राइसटेक। इस कंपनी का नाम था राइसटेक। तो 1997 को बासमती पेटेंट के लिए याद रखेंगे और ट्रांसजेनिक काऊ रोजी के लिए याद रखेंगे। 2002 को याद करें बेटा, इस समय वर्ल्ड समिट टेक प्लेस हुई, वो अर्थ समिट थी, ये वर्ल्ड समिट है बेटा, ये जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वहां बेटा उन्होंने प्लेस ली कि रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का रेशियो चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल ग्लोबल लेवल पर बेटा, इसे कम किया जाए। तो ये बेटा वर्ल्ड समिट के लिए 2002 को याद रखेंगे। तो बेटा ये था पहला प्रयास इस एपिसोड नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों ने बेटा एनसीईआरटी में आए हुए जो ईयर्स हैं उस ईयर्स में किस साइंटिस्ट ने कौन से कंट्रीब्यूशन को किया। तो बेटा अगला मिशन हमारा एपिसोड नंबर 2 में होगा कि कौन से साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को लिया है। बेटा कौन सा हर टेक्निकल कंसेप्ट को देखा गया, तो बेटा हर उसकी यूनिट को क्या कहा गया है। अगर हमें कहीं पर किसी क्लासिफिकेशन को देखने को मिला, उन्हें क्लासिफाई किया, उसका बेस क्या है। तो मिलते हैं बेटा सेकेंड एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।